जी हाँ, बिहार के बच्चों के लिए आ चुकी है एक बहुत बड़ी खुशखबरी। आप सही देख पा रहे हैं कि 1,70,461 वैकेंसी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या आ गया है, बिहार के बच्चों के लिए कैसी खुशखबरी है सर, ये क्या वीडियो लेके आए। तो वीडियो को स्किप मत करना, इसमें मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, कैसे फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म भरने की डेट क्या होगी और उसके लिए सिलेबस क्या होने वाला है, कौन कौन से एग्जाम पैटर्न को हम लोग देखने वाले हैं। मतलब एग्जाम पैटर्न भी यहां क्या होगा। आप मेरे जोश को देख पा रहे होंगे ना कि मेरे अंदर क्या जोश है, कितनी खुशी है इस बात की। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक चीजों की जानकारी देता हूं आपको। शुरुआत कर लेते हैं भाई कि सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग, आपको यह दिख रहा होगा, इन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आपके पास ये वैकेंसी आई है, विज्ञापन संख्या ये फलक करके दे रखी है। इसके अंतर्गत बिहार के विद्यालयों में यानी कि टीचिंग एग्जाम की एक जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि 1,70,461 वैकेंसी, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, यहां पर आपको मिल गई है। सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के स्थायी निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके फॉर्म को भरने की डेट और फॉर्म कब तक भरा जाएगा, ये आपकी जो डेट है ना, इसको पहले मैं बता देता हूं, फिर इसके आगे विवरण पर हम लोग चलेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 15 जून 2023 से लेकर 12 जुलाई 2023 तक है। अब इसमें क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, चलिए इन सब बातों पर भी अपना डिस्कशन आगे बढ़ा लेते हैं। देखो, सबसे पहले इन लोगों ने यानी बीपीएससी ने दो नोटिस जारी करी है, जिसमें एक नोटिस में, एक नोटिफिकेशन में इन्होंने फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि और अंतिम तिथि का विवरण दिया है। आप इसको www.bpsc.bih मतलब bihar.nic.in पर आप देख सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आप इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, अब अगर दूसरी बात करते हैं तो दूसरी बात में मैं आपको बताता हूं कि कहां पर कितनी वैकेंसी आई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि बिहार में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, फिर कक्षा 9 से कक्षा 10 तक और कक्षा 11 और 12 के लिए आपकी वैकेंसी आ गई। इसको प्राइमरी स्तर कहा जाता है, इसको माध्यमिक स्तर कहा जाता है और इसको उच्च माध्यमिक स्तर कहा जाता है। इसमें क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इस पर हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सब चीजों के लिए, आप इन 1,70,461 में अपने आप को भी देख रहे हैं, तो ये वीडियो को स्किप मत करिएगा, हर एक जानकारी आपको मिलने वाली है। देखो भाई, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जितनी वैकेंसी यहां पर आपके पास आ चुकी हैं। देखिए, एक एक चीज को ध्यान देते हैं कि सबसे पहले प्राथमिक मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए जो वैकेंसीज हैं, अगर इस पर मैं टोटल बात कर लेता हूं तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। यहां पे 79,000 से ज्यादा वैकेंसी है, यानी कि 79,943 79,943 वैकेंसी, लगभग 80,000 वैकेंसी है। आप अगर 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर अध्यापक बनना चाहते हैं। दूसरी बात, इस वैकेंसी के बाद अगर मैं बात करता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पर आपको नीचे इसके मूल वेतन और सारी चीजें मिल जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं माध्यमिक विद्यालय की बात करता हूं तो माध्यमिक में यानी कक्षा 9 से 10 तक में, कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालयों की अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करता हूं तो यहां पे 32,916 वैकेंसी, लगभग 33,000 वैकेंसी क्लास 9 से 10 तक यानी कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। एक बहुत बड़ी संख्या में ये वैकेंसी है, आपको ये मिस नहीं करनी चाहिए। आगे की बात करते हैं तो उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें क्लास 11th और 12th के बच्चों की पढ़ाई की बात आती है, यहां पर अगर मैं कुल वैकेंसी की बात कर लेता हूं तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है इसकी अगर हम बात करते हैं तो भाई अपने पास कुल वैकेंसी 57,602 है। 57,602 वैकेंसी, यानी टोटल अगर बात की जाए तो 1,70,461 वैकेंसी का पूरा ब्यौरा कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 9 से 10 तक
और कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए बिहार सरकार ने आमंत्रित कर दिया है बिहार के सभी बच्चों के लिए। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी शायद ही इससे पहले निकली हो। अब कुछ मोटी बातों पर अगर हम बात कर लेते हैं कि देखिए, अगर यहां पर बात कर लेते हैं तो विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि यानी कक्षा 1 से 5 तक के पदों पर नियुक्ति के लिए जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं हैं उनकी अगर बात कर लेते हैं, अगर आप 1 से 5 तक यानी प्राइमरी के टीचर बनने के इच्छुक हैं, क्या जरूरत है क्या नहीं है, इन सब बातों पर बात करते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी यहां पर डिग्री भी चलेगी और डिप्लोमा का काम भी चाहिए होगा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया हो। या फिर इसके अलावा देखिए, आप इससे कहीं पे भी रिलेट करते हैं, यानी अगर आपके पास ये है अथवा ये है अथवा ये है, इन सभी के साथ हम आगे बात करेंगे और फिर इसको मैं संक्षिप्त में भी आपको बता दूंगा कि किसकी जरूरत करने वाली है। दूसरा है न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा या राष्ट्रीय अध्यापक एनसीटी जिसे बोलते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, नेशनल टीचर ट्रेनिंग एनटीटी जिसे कहते हैं, मान्यता प्राप्त मानदंड क्रियाविधि विनिमय के द्वारा प्राप्त किया हो, या अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, जिसे आप बीएलएड कहते हैं। जैसे यहां पर डीएलएड है उत्तर प्रदेश में, वहां पर बीएलएड है। बीएड वालों के लिए क्या यहां पर काम है, बीटीसी वालों के लिए क्या काम है, या जिसका इंटीग्रेटेड कोर्स है यानी बीएड प्लस एमएड वाला, उनके लिए क्या है, सारी बातों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे और डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा वाली बात, या इसके अलावा बात करें तो स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, किसी भी नाम से जाना जाता हो, 50% अंकों के साथ शिक्षा स्नातक या फिर शिक्षा स्नातक बीएड के साथ में। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 1 से 5वीं तक के क्लास के पीआरटी टीचर यानी कि प्राइमरी विद्यालय के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ग्रेजुएशन के साथ साथ एक नॉर्मली बात बता देता हूं, ये होती है डिग्री। ये क्या है, डिग्री या फिर डिप्लोमा, दोनों ही कुछ अगर हैं आपके साथ, इसके साथ साथ आप बीएड हो या कोई इंटीग्रेटेड कोर्स हो आपके साथ साथ, कोई इंटीग्रेटेड कोर्स हो। अच्छा, फिर अथवा क्या कह रहा है, अथवा न्यूनतम 50% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर 3 वर्षीय एकीय डिप्लोमा यानी बीएड और एमएड का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसके लिए। तो ये एलिजिबिलिटी ये दी हुई है आपका, अगर आप 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनने के इच्छुक हैं। इसका पूरा डिटेल यहां पर नीचे लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरा नोटिफिकेशन मैं आप डलवा दूंगा, आप इसको आराम से अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। क्लास 9 से 10 तक अगर आप 9वीं और 10वीं यानी कि प्राथमिक के बाद माध्यमिक विद्यालय में अगर टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं, कम से कम मतलब एटलीस्ट ये होना ही चाहिए 50% अंक सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर स्नातकोत्तर, यानी कि इसका मतलब है कि आपके पास अगर स्नातकोत्तर का मतलब कि आपके पास कोई डिप्लोमा भी है, डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी है। एवं का मतलब होता है और, अथवा नहीं लिखा है, एवं एनटीटी परिषद से मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान स्नातक से बीएड, यानी अगर आप 9वीं से 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास या तो डिग्री हो या डिप्लोमा हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो, और साथ ही साथ बीएड, क्या हो, बीएड हो, क्या हो, बीएड हो। फिर उसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर के साथ कम से कम 45% अंकों सहित, ये जो है 13/11/2002 को अधिसूचित अध्यापक परिषद मान्यता प्राप्त आवेदन करने की मान्यता की जाएगी, अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2007 विनिमय के अनुसार शिक्षा प्राप्त मान्यता प्राप्त संस्थानक से बीएड। मतलब अगर मैं टोटल एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो मैं सीधे सिंपल शब्दों में ये कह सकता हूं, अगर आप स्नातक हैं
यानी कि ग्रेजुएट हैं, या आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, साथ ही साथ उसके साथ बीएड भी होना जरूरी है। ठीक है, आप क्लास 9 से 10 तक के बच्चों के लिए अगर माध्यमिक विद्यालय में टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, और बाकी सारी चीजें इसके नीचे दी हुई है। अच्छा, नियुक्ति के लिए क्लास 9 से 10 तक के विद्यालयों में नियुक्ति के लिए जो समूह है वो निम्नवत होना चाहिए। क्या जरूरी है, इस चीज को समझिएगा। देखिए, अगर आप गणित के टीचर बनना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ साथ भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। मतलब ग्रेजुएशन में अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, तो ग्रेजुएशन में अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं तो उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट जो है मैथ का होना चाहिए, यदि आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं। और दोनों सब्जेक्ट में गणित के साथ या तो फिजिक्स हो, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या तो कंप्यूटर साइंस हो, या फिर रसायन विज्ञान हो यानी कि केमिस्ट्री हो, या फिर सांख्यिकी हो, स्टैटिस्टिक्स हो। इनमें से अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं तभी आप क्लास 9 से 10 तक में गणित के अध्यापक बनने के लिए फॉर्म भरने के काबिल होंगे। ठीक, आप विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर या तो आपके पास जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, या इंजीनियरिंग से स्नातक किया हो। कहने का मतलब या तो आप बीटेक हो, या फिर ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट्स में ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, तब आप विज्ञान विषय के अध्यापक बनने के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को बनना चाहते हैं क्लास 9वीं से 10वीं के लिए, ये प्राथमिक स्तर पर मान्य नहीं था, ये 9वीं से 10वीं और इसके बाद 11वीं 12वीं के लिए भी होगा। स्नातक स्तर पर सहायक विषय के अंतर्गत या तो आपके पास इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, या में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होने चाहिए, जिसमें से अनिवार्य रूप से एक विषय में इतिहास या भूगोल होना ही चाहिए। मतलब यदि आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं, सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका ग्रेजुएशन में कम से कम एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी या हिस्ट्री होना ही चाहिए, एक सब्जेक्ट। और इसके साथ दूसरा सब्जेक्ट जो होगा वो आपका या तो अर्थशास्त्र हो या राजनीति शास्त्र हो। अगर ऐसा है तो आप 9वीं से 10वीं तक में सामाजिक विज्ञान के विषय में अपना जो है टीचर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, भाषा से संबंधित विषय में आपके पास ये है। अच्छा, उसके बाद सेक्शन डी पर आते हैं। 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं क्या है उसकी बात कर लेते हैं। योग्यता में क्या होगा, 11 से 12वीं तक के लिए कम से कम 50% अंकों के सहित, कितने 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि कोई डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, और एनटीटी शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त से आपका पास स्नातक हो या बीएड हो। यानी सिंपल सी बात है कि डिग्री हो, डिप्लोमा और साथ ही में बीएड हो। या फिर उसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है, आप 10वीं 11वीं 12वीं के टीचर बनने के लिए इच्छुक हैं, तो आपके पास पहली क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये होनी चाहिए। ये क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट, तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक होना चाहिए, यानी कि बीएड होना चाहिए। ठीक, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो अथवा में यहां पर एक और एलिजिबिलिटी है, एक और वो है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से BA.Ed या फिर BSc.Ed होना चाहिए। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसके लिए थी, क्लास 11वीं और 12वीं के लिए। इसके अलावा अगर ये भी किसी बच्चे के पास नहीं है तो उसका अथवा ये दिया हुआ है, क्या दिया है कि न्यूनतम 55% अंकों के साथ, न्यूनतम मतलब इससे कम नहीं होने चाहिए, उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर अथवा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ना जुड़ा हुआ, बीएड एमएड 3 साल में हो जाता है, वो होना चाहिए। अच्छा,
अब हम बात करते हैं कि क्या आपके पास होने के चाहिए 11वीं से 12वीं तक के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह क्या होना चाहिए, निम्नवत होना चाहिए। क्या होना चाहिए सब? देखिए, सबसे पहला फिजिक्स की बात कर रहा है। अगर आप 11वीं 12वीं में फिजिक्स के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स पर फिजिक्स से किया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो या अप्लाइड फिजिक्स से किया हो या न्यूक्लियर फिजिक्स से किया हो, ये होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। ठीक, अगर आप केमिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हैं तो केमिस्ट्री होनी चाहिए या फिर बायो केमिस्ट्री होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स से तो इसके लिए ये सब्जेक्ट है, कॉमर्स के ये सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी के लिए, मैथ के लिए क्या है, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स स्लैश वही लिखा हुआ है, दोनों में से कोई एक। ठीक, ये सब्जेक्ट आपके होने ही चाहिए। अच्छा, अब देखिए जरा मेन पॉइंट 11 कहानी क्या है, अब जरा समझने की कोशिश करिए। 11 से 12 तक कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या है? भाई कंप्यूटर साइंस का कोई डिप्लोमा नहीं होता है, कंप्यूटर साइंस का कोई डिप्लोमा तो होता नहीं है, डिग्री मिलती है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अध्यापक बनना चाहते हैं तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राप्त उपाधि होनी चाहिए, यानी डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस की। और DOEACC से डोएक जिसे कहते हैं, DOEACC जिसे क्या कहा जाता है, डोएक से स्तर A एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। ठीक, डोएक से। डोएक क्या कराता है, डिप्लोमा कराता है, जिसे हम लोग O लेवल A लेवल कहते हैं। और यहां पर स्तर A की बात कर रहा है तो आपके पास A लेवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, A लेवल। ठीक, आगे बात करते हैं। या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो या बीटेक हो कंप्यूटर साइंस या IT में, तो आप कंप्यूटर साइंस के टीचर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं 11वीं से 12वीं कक्षा के लिए। ठीक है, इसी के साथ इसकी और भी डिटेल नीचे दी है, आप अपने हिसाब से इसको पढ़कर आगे का काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिए कि आगे की कहानी क्या होती है। इसी प्रकार से अगर आप वाणिज्य संकाय विषय में नियुक्ति करना चाहते हैं 11वीं 12वीं में तो उसके लिए नीचे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बिहार सरकार की तरफ से BPSC की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसी को ध्यान में रखकर आपको अपने फॉर्म को भरना है। क्योंकि अगर ये आपने पॉइंट छोड़ दिया तो फिर फॉर्म भरने में फॉर्म तो भर जाएगा लेकिन फिर उसमें ये होगा कि ये था या नहीं था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे बिहार में BTET के नाम से जानते हैं, यूपी में UPTET के नाम से जानते हैं, राजस्थान में RTET के नाम से जानते हैं, होती है ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे कहते हैं। तो अगर आप प्राथमिक शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे सेंटर में केंद्र में क्या होता है, CTET होता है, उसमें अगर आप प्राथमिक शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी 1 से 5वीं कक्षा के लिए अगर आप अध्यापक बनने के वो हैं तो आपका CTET का पहला पेपर क्लियर होना चाहिए या BTET का पहला पेपर क्लियर होना चाहिए। और साथ में इसके पहले की जो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई वो होनी चाहिए। मतलब CTET का पहला पेपर क्लियर होगा या फिर BTET का पहला पेपर क्लियर होगा तो आप इस 1,70,461 वैकेंसी में, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक 79,000 से ज्यादा वैकेंसी हैं, किसने 79,900 कुछ वैकेंसी में आप फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। यदि दूसरा पॉइंट, यदि आप 9वीं और 10वीं यानी माध्यमिक विद्यालय के टीचर बनने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको STET का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। किसका? STET का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। ठीक, और यदि आप उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए क्लियर करना चाहते हो तो यहां पर आपका STET का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, STET का। इसके बाद आगे की बात करते हैं और देखते हैं क्या चीजें यहां पर आपके पास मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखो जो जरूरी चीजें हैं ना उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो यहां पर एक पॉइंट दिया है कि अगर आप वर्ग से 1 से 5 तक लिए उदाहरण के रूप में है ताकि आपको समझ बढ़ सके। अगर आप 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार हैं जो शैक्षणिक योग्यता धारण तो करते हैं, शैक्षणिक मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो धारण कर रहे हैं, मतलब कहने का है कि आप ग्रेजुएट हैं या फिर डिप्लोमा है, साथ में आपके पास B.Ed है। ठीक, एवं CTET पहले पेपर में आप क्वालिफाई हैं, लेकिन
प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में है, जो आप कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या डिग्री कर रहे हैं, उसके अंतिम वर्ष में है, अपीयरिंग है, और उस अंतिम वर्ष में अगर आपका एग्जाम जो है वो 31 अगस्त 2023 तक हो चुका है, आखिरी एग्जाम कहां तक, 31 अगस्त 2023 तक। सपोज करिए कि आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं और द्विवर्षीय उस डिप्लोमा का आखिरी एग्जाम आपका अगर 31 अगस्त 2008 तक हो जाता है, 2023 तक हो जाता है, यानी आप अपीयरिंग होने के साथ अगर 31 अगस्त 2023 तक आपका आखिरी एग्जाम हो जाता है, सीटेट आपका पहले से ही क्लियर है पेपर 1, तो भी आप इस आवेदन को भर सकेंगे। पहली बार ये हो रहा है कि अपीयरिंग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यदि इस तिथि तक आपका आखिरी एग्जाम नहीं होता है, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो या डिग्री कर रहे हो, चाहे डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, अगर इस तिथि तक आपका आखिरी एग्जाम नहीं होता है तो आप फिर इस फॉर्म को नहीं भर सकेंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। चलिए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बहुत ध्यान से अच्छे से, जब भी फॉर्म आप भर रहे हो तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझकर ही फॉर्म भरिएगा कि आप 1 से 5 तक में सारी एलिजिबिलिटी फॉलो कर रहे हैं, 9वीं 10वीं के लिए कर रहे हैं या फिर 11वीं 12वीं के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट की बात कर लेते हैं, आयु सीमा की बात करते हैं। तो आयु सीमा की बात कर लेते हैं कि सभी के लिए, यानी कि चाहे वो 1 से 5 हो, 9वीं 10वीं हो या 11वीं 12वीं हो, आयु की तिथि की जो गणना होगी वो 1 अगस्त से ही होगी। किससे होगी? 1 अगस्त से। अच्छा, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1/8/2023 को 21 वर्ष हो जानी चाहिए। मीन टू से कि अगर आप 1 से 5वीं तक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 1 अगस्त को आप 18 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए। अगर आप 9वीं 10वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 1 अगस्त को आप 21 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए। ये मिनिमम एज है कि इतना तो आपका होना ही चाहिए, मिनिमम एज है। अधिकतम आयु सीमा की अगर बात की जाए तो उसको भी आगे लिखा गया है कि अधिकतम आयु सीमा अनरिजर्व पुरुष कैटेगरी के लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला को 40 वर्ष तक की उम्र सीमा, अधिकतम उम्र सीमा के लिए आवेदन करने की छूट है। तो निश्चित तौर पर आपकी जो मुझे लगता है कि उम्र की सीमा है वो 21 से 40 के आसपास ही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बहुत ध्यान से समझिएगा आगे की बातों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आयु सीमा में छूट जो भी बिहार बीपीएससी की नियमावली के तहत होती है वो मिलेगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पर आते हैं तो हम अब बात करते हैं परीक्षा के पैटर्न की। देखिए, परीक्षा का जो पैटर्न है ये पैटर्न बेसिकली 2 पार्ट का है। एक जो पार्ट होगा उसमें आपका लैंग्वेज का पार्ट होगा, भाषा का, जिसमें आपके पास एक भाषा इंग्लिश जो है वो कॉमन रहेगी, मतलब ये सभी के लिए रहेगी, इंग्लिश कंपलसरी भाषा का पेपर होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जो दूसरी भाषा होगी उसमें आप हिंदी चुन सकते हैं, उर्दू चुन सकते हैं या फिर बांग्ला चुन सकते हैं। इन 3 भाषाओं में आपको दूसरी भाषा के लिए चुनाव करना होगा, हिंदी, उर्दू या बांग्ला के लिए। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो भाषा अहर्ता का पेपर होगा उसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जिसमें पहला पेपर जो होगा, जो इंग्लिश वाला होगा, वो 25 क्वेश्चन का होगा, और दूसरा पेपर जिसमें आप इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला या उर्दू में कुछ चुनेंगे तो वो भाग 75 नंबर का होगा। पेपर की अवधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी, टोटल नंबर भी 100 के ही होंगे, यानी पहला भाग 25 नंबर का होगा, दूसरा भाग 75 नंबर का होगा। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, 30% यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना है। और इस पहले पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। इस पहले पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 30% करना है, तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए आगे हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें क्या मिलेगा उसकी भी बात करते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखो भाई, अगली बात अगर हम करते हैं तो हमारा दूसरा जो पेपर है वो है सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन, जैसे मैंने आपको बोला है ना कि जीएस के कई सारे रूप होते हैं। एक जीएस का मतलब जनरल स्टडीज होता है, एक जीएस का मतलब जनरल साइंस होता है। ठीक है,
और एक जीएस का, जीके का मतलब जनरल नॉलेज होता है। तो यहाँ पर जनरल स्टडीज की बात की जा रही है, समान अध्ययन की। इसमें आप मत ये सोचिएगा कि जीएस ही आएगी, इसमें आपके स्टडीज से मतलब सारे सब्जेक्ट होंगे, इसमें मैथ भी होगी, इसमें जीके जीएस भी होगी, सब कुछ होगा। और ये पेपर जो है ये आपका 120 क्वेश्चन का होगा, अवधि 2 घंटे की होगी और ये 120 नंबर का होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दूसरे इस समान अध्ययन के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन कितने नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी ये बीपीएससी के द्वारा क्लियर नहीं बताया गया। अब ये तो वही जाने कितने नंबर की नेगेटिव मार्किंग उनको करनी है। अच्छा, अब यहां पर समझिएगा कि जो प्राथमिक स्तर के अध्यापक है यानी 1 से 5 तक के लिए, उनके लिए ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए जो कि आपके पेपर सेकंड में पूछे जाएंगे, जैसे गणित, मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग, परीक्षण, सामान्य जागरूकता जीके जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन मूवमेंट, भूगोल और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण शामिल है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम और एससीईआरटी से संबंधित होंगे, यानी स्टेट वाले से संबंधित होंगे, ठीक है। और इनका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी इसमें न्यूनतम अर्हता मतलब मिनिमम क्या करना है कि 40% तो लाना ही लाना है। जैसे इससे पेपर पहले वाले में 30% न्यूनतम अर्हता थी, लेकिन उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, कितने की ये क्लियर नहीं है, और जो न्यूनतम आपको रखना है वो 40% नंबर तो रखने ही रखने हैं। ये 1 से 5वीं तक के बालकों के लिए है, 1 से 5वीं तक के टीचर्स के लिए है जो भरना चाहते हैं। इसी तरीके अगर मैं बात करता हूं जो कि क्लास 9 से 10 तक के लिए भरना चाहते हैं, इनका पेपर 2 जो होगा ये भी 2 पार्ट में होगा। इनका पेपर 2 भी यानी जनरल स्टडीज का पेपर, सामान्य अध्ययन का पेपर भी 2 भागों में होगा। कौन कौन से भाग होंगे उसको भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए, पहला भाग जो होगा वो कुछ इस प्रकार से है। पहला भाग कैसे होगा, प्रश्नों की संख्या 80 और 40 में बटेगी, नंबर भी 80 और 40 में बटेंगे। परीक्षा की अवधि का यहां निर्धारण ऊपर ही कर दिया गया था कि 2 घंटे में पेपर सेकंड होने वाला है, ठीक है। अब क्या है, भाग एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसा मैंने आपको बताया था लैंग्वेज वाला, ठीक, जिसमें आपको एक लैंग्वेज, पहली जो होगी इंग्लिश वो कंपलसरी होगी, दूसरी हिंदी, उर्दू या बांग्ला में चुनाव करना होगा। अब जैसे यहाँ पे और भी है, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान का आपको ये चुनाव करना है, किसी एक का इनमें से, ठीक है। लैंग्वेज में आपको किसी एक का चुनाव करना है। कौन कौन सी लैंग्वेज में, हिंदी का चुनाव कर सकते हैं, बांग्ला का, उर्दू का, संस्कृत का, अरबी का, फारसी का, अंग्रेजी का, विज्ञान का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का, इनमें से आप एक चुनकर पहला पेपर दे सकते हैं 9 से 10वीं के लिए। आगे बात करते हैं, आगे इसको आप पढ़ लीजिएगा। 11वीं से 12वीं तक के लिए इसका जो भाग होगा पहला, ये भी 2 भाग में होंगे, 1 और 2। पहला भाग जो होगा उसको अगर बात करें 80 और 40 में होगा, यानी 120 नंबर का पेपर होगा 2 घंटे का। पहला भाग है, इनमें से एक का चुनाव करना है, वही आपके लैंग्वेज वाला। किसका चुनाव करेंगे आप, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गैर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत या फिर उद्यमिता। इनमें से किसी एक का चुनाव होगा। जो आप 11वीं 12वीं के लिए अगर टीचर बनना चाहते हैं तो पहला पेपर आप में से किसी एक को चुनकर उसका देना होगा। और दूसरा जो पार्ट होगा वो सभी के लिए एक ही जैसा होगा। दूसरे पार्ट में सामान्य अध्ययन का है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो आप 1 से 5वीं के लिए दूसरा पार्ट सेम, 9वीं से 10वीं के लिए दूसरा पार्ट सेम, 11वीं से 12वीं के लिए दूसरा पार्ट सेम, जैसा मैं आपको देखा है, ठीक। नेक्स्ट काम आगे बढ़ता है। ये आपके निम्नतम वो दिए हुए हैं कि लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 34%, अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं व निःशक्त यानी कि दिव्यांगों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ये कंपलसरी, जैसा मैंने आपको बताया था। अन्यथा वो प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है।
आपने टीटी जिस विद्या वो बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा जिस विषय से उत्तीर्ण की है उसमें से आपका जो एक सब्जेक्ट है उसी एक सब्जेक्ट का चुनाव आप ऊपर में कर सकते हैं, ठीक है। साक्षात्कार नहीं होना है। अच्छा, अब जो मेरिट की जो बात है, मान लीजिए, और अच्छा मेरिट आपके पेपर फर्स्ट के हिसाब से नहीं बननी है, पेपर फर्स्ट से मेरिट नहीं बननी है, मेरिट बनेगी पेपर सेकंड से, जो कि 120 नंबर वाला होता है, पेपर सेकंड से। अब कैसे बनेगी मेरिट? सपोज करिए कि दो लोग हैं, एक व्यक्ति का नाम है आकाश और एक व्यक्ति का नाम है अनुराग, ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। इन दोनों ही बच्चों के अगर इसके भी 96 नंबर है और इसके भी 96 नंबर है, तो किसका सिलेक्शन होना है? बहुत ध्यान से समझिएगा। इन दोनों में अगर दोनों के नंबर सेम आ जाते हैं तो सबसे पहले इनका एज देखी जाएगी कि जिसकी एज ज्यादा है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसका सिलेक्शन किया जाएगा। बाई चांस की बात अगर हम ये मान लेते हैं कि एज भी सेम हो जाए, एज भी सेम हो गई, तो एज सेम होने के बाद अगर हम देखेंगे तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार सिलेक्शन किया जाएगा कि आकाश में ए के बाद के आता है, अनुराग में ए के बाद एन आता है, दोनों के अल्फाबेट में पहला अल्फाबेट सेम है, आप बताइए के पहले आता है या एन पहले आता है? तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आता है पहले, इसका मतलब आकाश का सिलेक्शन होगा, अनुराग को बाहर कर दिया जाएगा। बात समझ पाई? तो मेरिट इस प्रकार से बनेगी। तो ये पूरी जानकारी आपके लिए जो बिहार में 1,70,461 वैकेंसी बिहार सरकार यानी बीपीएससी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में शामिल की गई हैं, आपको इसका फायदा उठाना है। अगर आपके पास बीएड है, आप सीटेट पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई हैं, या फिर आप एस्टेट में पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई है, या फिर बीटेट जो बिहार टेट का एग्जाम होता है उसके लिए हम, तो ये एक मौका है अपने भविष्य को बनाने का और सुधारने का। 1,70,461 वैकेंसीज में आपका पढ़ाई का स्तर क्या होना चाहिए, इसको डिले मत करिए, फॉर्म सही ढंग से भरिएगा। मैं ये दोनों ही नोटिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा ताकि आप पढ़कर सही ढंग से चीजों को समझ पाए। अच्छा, एक अगला पॉइंट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है, अगर मैं उसकी बात कर लेता हूं तो जरा उसको भी देख लीजिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बिहार के बाहर के बच्चे जो है, मान लीजिए यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र या कहीं और स्टेट के जो बिहार के नहीं हैं, क्या उन बच्चों को इस फॉर्म को भरने की अनुमति है? तो आपको बता दूं कि बिहार के बाहर के बच्चों के लिए एक बड़ा सा नो है, बिग नो। यानी अगर आप बाहर के हैं तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते। अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं, आपका डोमिसाइल बिहार का है, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। सो देर मत करिए, फॉर्म को सही ढंग से भरिएगा, जिसके फॉर्म की डेट मैंने आपको बता रखी है, और अपनी तैयारी को एक दृढ़ अंजाम दीजिए। धन्यवाद।